Assalamualaikum dear students. I hope you are all fun and doing great. Our today's topic of discussion is homeostasis. अच्छा बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद अस. हमारा ये चैनल है जिसमें हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तमाम हम साइंस सब्जेक्ट्स और मैथ को क्या हो सकते हैं कवर करते हैं. हम डिफरेंट क्लासेस के क्या हो सकते हैं लेक्चर्स क्या हो सकते हैं प्रिपेयर करते हैं और वो अपलोड करते हैं. और सो फार हमारा फर्स्ट ईयर का चल रहा था, फिर 9th एंड 10th. अब हम सेकंड ईयर को भी स्टार्ट करेंगे. सेकंड ईयर का क्योंकि न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस को हम कैटर करने की ट्राई करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर द सिलेबस ऑफ द सेकंड ईयर. जहाँ पे कोई आपको क्या उसमें सजेशन हो, फीडबैक हो, आप ओपनली शेयर कर सकते हैं. क्लियर है बच्चे? तो हमारे ये चैप्टर का टाइटल है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले यू शुड बी फेमिलियर विद द टर्म होम्योस्टेसिस. अब क्वेश्चन आता है होम्योस्टेसिस क्या. होम्योस्टेसिस को मैं डिफाइन करता हूँ, दो तरीके से डिफाइन करता हूँ. ये दोनों डेफिनेशंस लिख लीजिएगा. The protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment. Statement पे गौर करें. The protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment. मीन कहता है हम अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. अब किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कहते हैं बाहर के माहौल में जो चेंजेस होती है ना, उसके नुकसान से हम इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस. क्लियर? अच्छा, एक तो ये डेफिनेशन है. दूसरी डेफिनेशन पता क्या? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विद इन अ नैरो रेंज. ये भी उसी की एक क्या हो सकते हैं अल्टरनेट डेफिनेशन है, और ये भी होम्योस्टेसिस की है कि आप इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करते हो. दिस बोथ डेफिनेशंस आर यूज्ड फॉर द टर्म होम्योस्टेसिस. क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन ही आता है कि सर टाइटल है इस चैप्टर का थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. आप हमें बता रही होम्योस्टेसिस, तो क्या इनका रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, क्या लिंक है? मैं कहता हूँ बेसिकली होम्योस्टेसिस का आपको आइडिया हो गया. अब होम्योस्टेसिस के ही तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें थर्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है. अब इन तीनों को वन बाय वन में डिफाइन कर देता हूँ. फर्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन को हम डिफाइन करते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ओके. नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. आप बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को क्या करते हो, मेंटेन करते हो. नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड ऑस्मोलाइट्स विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर वाटर और जो हम उसके अंदर क्या हो सकता है साल्ट्स, ऑस्मोलाइट्स वगैरह आते हैं, उनको मेंटेन करना. दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. अब आपको क्लियर हो गया. सबसे पहले मैंने होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया. मैंने क्या दिया? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ नैरो रेंज. दैट इज कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस. दूसरी डेफिनेशन बोली थी द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मीन आपने अंदर के माहौल को प्रोटेक्ट करना है. किससे प्रोटेक्ट करना है? कहते बाहर के माहौल में जो होने वाली चेंजेस हैं उनके नुकसान से. क्लियर? तो उसके मैंने तीन कंपोनेंट्स बोले होम्योस्टेसिस के, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन. तीनों को मैंने डिफाइन कर दिया. अब इनको क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं जरा. ये क्या है, कैसे है, किस तरह. अब यहाँ पे देखें, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी होम्योस्टेसिस. तो सबसे पहले मैंने आपका बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप कर दिया कि होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह है. वी विल एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन. अब यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को देखेगा. क्लियर? एंड एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस फॉर द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. डेफिनेटली कोई भी हम सिस्टम पढ़ते हैं, कोई भी फिनोमेनन पढ़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा. अब उसका हमारी सर्वाइवल में क्या रोल है. नेक्स्ट इज द होम्योस्टेसिस. अब होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या है, किस तरह. होम्योस्टेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. समझिए जरा. कहता है बाहर के माहौल में जो चेंजेस होती हैं वो तो कंटिन्यूसली होती रहती हैं. अब कहता है उन चेंजेस के बावजूद हम अपनी इंटरनल कंडीशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस. अब इधर समझिए इस बात को. मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ. हम टेम्परेचर की बात करते हैं. अगर आप पाकिस्तान के टेम्परेचर की बात कर लें, पंजाब में रहते हैं, पंजाब के टेम्परेचर की बात कर लें, गुजरात हमारा सिटी है, गुजरात के अंदर बात करता हूँ, हमारा सर्दियों में टेम्परेचर आ जाता है 10, 7, 8, 11, 12, 4, 5 तक भी समटाइम चला जाता है. अब यही टेम्परेचर गर्मियों में क्या हो सकते हैं 35, 40, 41, 42, 43 तक भी चला जाता है. आजकल 38, 39 के राउंड अबाउट है. दैट इज फील्स लाइक 43, 45 इतने के राउंड अबाउट टेम्परेचर चला गया. अब क्या हुआ, सर्दियों में टेम्परेचर देखे और गर्मियों में टेम्परेचर देखे, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करूं, हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये मेंटेन कहाँ पे रहता है 36 to 38. इन 36 से 38 के दरमियान मेंटेन रहेगा. समझ आ गई बात की. आप इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करें, मेंटेन करें.
एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। होम्योस्टेसिस कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म दैट वर्क टुगेदर। अब जारी बात है, जब आपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना तो आपके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन फिट शो कर रहे होते हैं, क्लियर, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा सके या रेगुलेट किया जा सके। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस आर थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो याद हो मैंने वीडियो के चैप्टर के स्टार्ट में ये बोल दिया था कि होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट है, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, क्लियर। नेक्स्ट, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है? अब जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसको जरा आगे देखते हैं। होम्योस्टेसिस इज मेंटेन थ्रू अ कोलैबोरेशन ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर। 3 कंपोनेंट है। कोई भी आपका कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और अफेक्टर होता है। इसको पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसने एक क्या से शो किया है, इंटरनल कंडीशन होम्योस्टेसिस। कहता है होम्योस्टेसिस में कहता है इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया गया होता है। अब क्या होता है, चेंज आती है। वो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। देखिए, चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। अच्छा, ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों हो सकती है, याद रखिएगा, क्लियर। अब जैसी चेंज आ गई उसको क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसको फर्दर जाने से पहले मैं एक टर्म बोलता हूँ, स्टिमुलस। स्टिमुलस को हम कहते हैं, ये लिख लें डेफिनेशन, ये भी, any change in external or internal environment that may produce response within living organism, that is called as the, you can say, stimulus. दोबारा बोलता हूँ, any change in external or internal environment that may produce response within living organism, that is called as the stimulus. बाहर के माहौल में या अंदर के माहौल में कोई भी ऐसी चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करते, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलस, क्लियर। अच्छा जी, चेन डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। अब चेन को क्या करेगा, रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा। रिसेप्टर आपका कोई सेल हो सकता है, आपका कोई टिश्यू हो सकता है, आपका कोई बॉडी ऑर्गन हो सकता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सेंड टू कंट्रोल सेंटर। अब इंफॉर्मेशन भेज दी जाए किसको, कंट्रोल सेंटर को। अब वो मोस्टली नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजी जाती है अगर ह्यूमन की बात कर ली जाए। एनीवेज, अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कमांड दे देगा, ये वाला आप रिस्पांस शो कर दो। अब रिस्पांस किसने शो करना है, डेफिनेटली कंट्रोल सेंटर तो करेगा नहीं, कौन शो करेगा, इफेक्टर शो करेगा। अच्छा, मैसेज सेंड टू इफेक्टर। ओके, इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर विल गिव द रिस्पांस। अब हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के इफेक्टर होते हैं, वन इज द मसल, अदर इज द ग्लैंड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पांस ऑफ इफेक्टर टू रिटर्न द कंडीशन टू नॉर्मल। वो कंडीशन को नॉर्मल कर देता है, क्लियर। यहाँ तक समझ आ गई बात की, ये आपको जनरल सा होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात की गई है, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं। अब इनको देखते हैं। रिसेप्टर और सेंसर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन, टिश्यू, सेल और सेल्स, सब सेलुलर कंपोनेंट्स। जब हम कहते हैं ना सब सेलुलर कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, एनी ऑर्गेनेल, ओके, दैट डिटेक्ट चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको पहले बोल रहा डायग्राम में हालांकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं लिखा, लेकिन आपने याद रखना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मस्ट इन्वॉल्व। एग्जांपल देख बताता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो उस टेम्परेचर को सेंस कौन करता है, आपकी स्किन करता है। अब स्किन आपकी उस टेम्परेचर को क्या कर रही है, सेंस कर रही है। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीज होना वो चेंज है, क्लियर। वो कहाँ पे चेंज है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब आकर मेरे से क्वेश्चन है, सर इंटरनल एनवायरनमेंट के एग्जांपल दें। आपके बॉडी के अंदर जब कोई वायरस या बैक्टीरिया होता है तो उसको भी डिटेक्ट किया जाता है, अब वो बॉडी के अंदर है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको डिटेक्ट कर लिया गया। ओके, दे आल्सो ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस टू द कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं किसको, कंट्रोल सेंटर को। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्टर सेल्स इन द स्किन कैन डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। वो एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपसे बात की थी। आपकी स्किन के अंदर क्या हो सकते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो चेंज को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। Similarly, receptor cells in the blood vessel can detect changes in blood pressure. आपके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे उसको भी डिटेक्ट कर दिया जाता है, क्लियर। पासिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर, और इन्फॉर्मेशन किसको पास ऑन कर दी जाती है, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर आपका मोस्टली ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। द कंट्रोल सेंटर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। अब कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन कौन भेज रहा है, आपके रिसेप्टर भेज रहे हैं, क्लियर। अब कंट्रोल सेंटर काम क्या बनता है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे और कमांड दे दे कि ये करेक्टिव मैकेनिज्म है, ऐसे ठीक कर लिया जाए।
ओके, प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, सेंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू अफेक्टर, वो अप्रोप्रिएट जो सुटेबल मैसेज है उसको भेजेगा अफेक्टर को। क्लियर, दीज मैसेज श्योर दैट इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन्स विद इन अ नैरो रेंज। अच्छा ये बात जरूरी याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको होम हिस्ट्री का बोला ना कि इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंडीशंस को एक नैरो रेंज के अंदर रखा जाता है, दैट इज होम हिस्ट्री। होम हिस्ट्री इज आल्सो ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस विद इन अ नैरो रेंज। सारी बात किसकी है कि इंटरनल कंडीशन को आपने नैरो रेंज के अंदर रखना है। क्लियर, दीज सेट पॉइंट्स आर ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट एज कंट्रोल सेंटर। अच्छा मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करते हैं, जो ग्लैंड्स है ना वो आपके बच्चे काम करते हैं एज अ फैक्टर। क्लियर, ये चेक कर लीजिएगा। आपका जो बेसिक क्या हो कहते हैं कंट्रोल सेंटर है, वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। बेसिक तो ब्रेन ही है, लेकिन समटाइम रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान स्पाइनल कॉर्ड भी बिहेव करता है। अफेक्टर, अफेक्टर आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी रिस्पॉन्ड व्हेन दे रिसीव मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। अब जारी बात है ये रिस्पॉन्स देंगे जब वो कंट्रोल सेंटर से मैसेज ले लेंगे। मसल्स एंड ग्लैंड्स, अब बात वही आगे ना, यहाँ पे भी उसने ग्लैंड मेंशन कर दिया, कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ग्लैंड्स को मेंशन कर रहा है। क्लियर, तो मोस्टली आपका कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर अफेक्टर, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द अफेक्टर्स, देन मेंशन द नेम ग्लैंड्स एंड मसल्स। क्लियर, मसल, अब क्वेश्चन आता है मसल्स कैसे रिस्पॉन्स देंगे और ग्लैंड्स कैसे रिस्पॉन्स देंगे। मसल्स क्या करेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन का देखें, बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ग्लैंड्स कैसे करेंगे, बाय सिक्रेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन सिक्रेट करके। देख लेते हैं इसको। मसल्स रिस्पॉन्ड बाय कंट्रैक्शन, कंट्रैक्टिंग, बाय द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, बाय ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशन, तो ग्लैंड्स की सेक्रेशन को हम हार्मोन्स ही कहते हैं। क्लियर, इन दिस वे द रिस्पॉन्सेस ऑफ फैक्टर रिस्टोर द इंटरनल एनवायरनमेंट टू इट्स सेट पॉइंट, वो उसको सेट पॉइंट पर ले जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द सेट पॉइंट, अब जारी बात है अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे गिर जाए, ओके, फैक्टर इन द स्किन मसल्स काज शिवरिंग एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब दो बातें हैं, जब टेम्परेचर लो गया अब आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, दो काम होने चाहिए, एक तो हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, दूसरा आप क्या करना है, हीट को कंजर्व करना है। अच्छा पहला क्या है, शिवरिंग, इसे ना पूरी एक टर्म होती है उसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसने इनकम्प्लीट टर्म लिखी है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ हीट, शिवरिंग मतलब आपके मसल्स की एक्टिवेशन की वजह से जो होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मैं आपको शो करता हूँ। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू कोल्ड, जब सर्दी होती है तो आपके मसल्स, स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट लेस करते हैं, इसके नतीजे में एज अ बाय प्रोडक्ट क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर, दूसरा उसने बोला था वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स का क्या उससे कहते हैं, डायमीटर कम कर दिया जाता है। अच्छा यहाँ पे इससे ना आधी दूरी बात की है, दोबारा बोलते मैं वो क्यों आधी दूरी बात की समझाता हूँ आपको। ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और ये कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी है। क्लियर, अब जरा यहाँ पे है, इसने वैसो कंस्ट्रिक्शन कह दिया, लेकिन क्वेश्चन आता है वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी, यहाँ पूरी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, वैसो कंस्ट्रिक्शन आर सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। अब सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द स्किन, जो स्किन के आसपास के एरियाज को कैसे ब्लड सप्लाई करते हैं उनको। अब उसको वैसो कंस्ट्रिक्शन इसलिए किया जाता, कम वैसो कंस्ट्रिक्शन की जाती है ताकि आपकी स्किन से लेस हीट डिसिपेट हो, तो आपकी कम से कम हीट क्या करते हैं, जाया हो। क्लियर, तो इस तरह क्या हीट को कंजर्व भी किया जा रहा है और हीट प्रोड्यूस भी की जा रही है, इस वजह से क्या आता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज कर देता है। दिस रिस्पांस इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर टू अ सेट पॉइंट। क्लियर है बच्चे, या तो मैंने कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।